और हम सब लोग को गाइड करें जी। ऐसा नहीं भैया जी, प्रणाम भैया। अब बाबूजी, अच्छा, अब हम कक्षा को शुरू करते हैं। आज हम, जैसा कि भैया ने बताया, ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी को पे चर्चा करने वाले हैं, यानी मानव शरीर की बनावट और वो कैसे फंक्शन करता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो अपने कमांड सेंटर से ही शुरुआत करते हैं जी। तो यानी कि हम अपने नर्वस सिस्टम से शुरुआत करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को मेनली दो भागों में बांटा जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंक्लूडेड है वो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं जो भी इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं। ये तो बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इससे अगर हम थोड़ा डीप जाके देखें तो हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ देखें तो ऑटो का मतलब ही है स्वचालित, यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये सेल्फ रेगुलेटेड काम करता है, और इसके दो भाग हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है हमारे शरीर के सभी अंगों को ज्यादा एक्टिव बनाता है, हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, ब्रेन को ज्यादा एक्टिव करता है, यानी कि हम हमारी मांसपेशियों में ज्यादा खून भेजता है। मतलब हमें किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तैयार करता है। वहीं अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ देखें तो ये वेगस नर्व से मेनली आता है, और ये हमें शांत करता है, काम करता है, और जितने भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो काम थे उसका ठीक उल्टा, यानी हमारे सभी अंगों को शांत करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब चलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की ओर। सोमैटिक सोमैटिक मतलब इसके दो अंग हैं, एक है सेंसरी, एक है मोटर। सेंसरी मतलब कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, मतलब कि हमारा जो साइट है, स्मेल, टेस्ट, सुनना, चाहे टच करना, ये सारे सेंसेस जो होते हैं वो इसके थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और इसी के थ्रू काम भी करते हैं। वही मोटर सिस्टम जो है, इसका मतलब है कि हम अपने जो हमारे ब्रेन से जो नर्व्स हैं वो हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को कैसे कंट्रोल करती हैं, इस सिस्टम को हम मोटर या फिर स्केलेटल सिस्टम में डालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और गहराई में इसकी। ठीक है, तो ब्रेन ब्रेन को हमने देखा था कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इसके फिर से हम इसको अगर हम डिवाइड करें एनाटॉमी के हिसाब से, मतलब कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हम तीन भाग में फिर बांट सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या हम देखते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस से तो हम सभी परिचित हैं। लिम्बिक सिस्टम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का पॉन्स और मेडुला मिलकर हमारी ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अब इन सभी चीजों के बारे में हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब सबसे पहले तो हमें यही समझ नहीं आता है कई बार कि ब्रेन आखिर में दिखती कैसी है। अलग अलग जगह से हमारी ब्रेन अलग अलग तरह की दिखती है। जैसे कि हम अगर ऊपर से देखें तो हमारी ब्रेन का सिर्फ सेरिब्रम वाला पार्ट, हमारी फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट हमें दिखता है यहाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं, जो कि दो हेमिस्फीयर्स यानी दो गोलार्ध में होता है। वही अगर हम साइड से देखें तो हमारी ब्रेन कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें हम ये सबसे बड़ा पार्ट जो देख रहे हैं वो फिर से हमारा सेरिब्रम ही है। ये जो एक छोटा पार्ट देख रहे हैं वो सेरिबेलम है, जो कि हमारी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और यहाँ पे उसकी ठीक आगे हम ब्रेन स्टेम देख सकते हैं। ये हमारे ब्रेन का आगे से देखने पे हमारी ब्रेन कैसे दिखती है, इसको छोड़ के जी।
और हमने सेरिब्रम में देखा था कि वो दो गोलार्ध से बना है। अगर हम उन दो गोलार्ध को अलग कर दें और उसके बीच की सतह पे देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें हम अपने थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को देख सकते हैं। ये सिर्फ इसी तरह से हम देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन के बीचों बीच स्थित है। तो जब हम दोनों गोलार्ध को अलग करते हैं सिर्फ तभी हम इन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ब्रेन बनी किस सेल से है। तो ब्रेन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि ब्रेन जिस सेल से बनी हुई है, उसे हम बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम है हमारे ब्रेन से हमारे दूसरे अंगों तक या दूसरे अंगों से हमारी ब्रेन तक या फिर नर्वस सिस्टम के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हम देखें? सबसे पहले इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक गोलाकार पार्ट इसका बहुत ही बड़ा है, जिसमें न्यूक्लियस को हम देख सकते हैं। क्योंकि इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल है इस सेल का, तो हम इसको सेल बॉडी बोलते हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि एक लंबा एक इसका भाग है, जो कि लास्ट में जाके बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और ये बहुत सारे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड हो गया है ताकि ये एक ही एंड से बहुत सारे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन रख सके। चलिए, ये तो हुई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब इसमें इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती कैसे है? हमारी ब्रेन में जितनी भी जो थिंकिंग, चाहे जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है या फिर हमारे किसी भी नर्व में ट्रांसमिट होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ट्रांसफर होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रांसफर होती है। तो लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, ये सिर्फ न्यूरॉन के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ट्रांसफर करती है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अगर उस इंफॉर्मेशन को जाना है, तो वो एक केमिकल के थ्रू जाती है। और ये केमिकल जो एक न्यूरॉन से निकलता है, यानी एक नर्व सेल से निकलता है और दूसरे नर्व सेल तक उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दे देते हैं। जिसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, इससे हम भली भांति परिचित हैं। जी, अब देखते हैं एक और जो हमारा मैटर, जो हम जिस चीज के बारे में हम ब्रेन में जानना चाहते हैं, वो है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो अगर हम ब्रेन को इस तरीके से काट के देखें, तो हम देखेंगे कि इसके बाहरी परत जो है वो एक डार्क कलर की परत देखी जाती है, वही बीच का जो पार्ट है वो सफेद देखा जाता है। इसी को हम ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बोलते हैं। पर ये है क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन है, इसका ये जो सेल बॉडी वाला पार्ट है, जो बाहर की ओर होता है ब्रेन में, ये ग्रे मैटर बनाता है। और जबकि ये एक्सॉन वाला जो लंबा पार्ट है सेल का, वो बीच में रहता है इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में, और वो इसका व्हाइट मैटर बनाता है। जी, चलिए, तो अब हम देखते हैं, जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया, तो अब चलते हैं हम सेरिब्रम के फंक्शन की ओर कि सेरिब्रम करता क्या है हमारे ब्रेन में। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का, आप यूं कह सकते हैं कि अ, जितने भी हम काम करते हैं, मतलब हम जितने भी वॉलंटरी काम करते हैं, हिलना, चाहे मसल्स कंट्रोल करना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ, हमारी इंटेलिजेंस और हम कैसे समझते हैं चीजों को, या फिर हमारे जो सेंसेस है उसको एक साथ इंटीग्रेट करना उस इंफॉर्मेशन को, ये सारे ही काम सेरिब्रम करता है हमारा। जी, अब इसको अलग अलग काम करने हैं, उस काम के हिसाब से हमारा सेरिब्रम अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। ये कोई स्ट्रक्चरल डिवीजन नहीं है, ये सिर्फ हमने फंक्शन के हिसाब से हमारे जो ब्रेन है उसको लोब्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम लेफ्ट साइड के चित्र में देखें, तो 1 नंबर का जो मार्क किया हुआ ये ऑरेंज भाग है हमारे ब्रेन का, सेरिब्रम का, उसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का क्या काम है? ये थिंकिंग, प्लानिंग, जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिहेवियर, ये सब इसके कंट्रोल में। ज्यादातर जितना भी इंटेलेक्चुअल काम होता है वो हमारी फ्रंटल लोब में होता है। फिर अगर हम इस पर्पल कलर के भाग को देखें, दूसरे नंबर के पर्पल कलर के भाग को देखें, तो उसे हम बोलते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब किस लिए जरूरी है? पैराइटल लोब हम कैसे कोई भी चीज देख के समझते हैं, या उसके प्रति हमारा नजरिया कैसा है, कैसे हम उसको अपनी पिछली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके साथ जोड़ते हैं, ये सब कुछ पैराइटल लोब के कंट्रोल में है।
फिर हम इसके तीसरे भाग में अगर देखें जो कि डार्क मैरून कलर का है, इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल मतलब ये हमारी आंख से रिलेटेड है, मतलब जो हम जो देखते हैं, जो जो भी हमारे विजन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सब हमारे ब्रेन के इस हिस्से में जाके स्टोर होती है और वहीं से डिसाइड होता है कि उस इंफॉर्मेशन का क्या होगा। उसके बाद हम एक चौथा लोब जो देखते हैं अपने सेरिब्रम में, वो है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है हमारी मेमोरी से एसोसिएटेड है। हमारी मेमोरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग और प्लस हम कितने अच्छे तरीके से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी भाषा में, या फिर कितने अच्छे तरीके से हम भाषा को समझ या सीख सकते हैं, वो सब इस लोब का इस लोब के पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो हमने थैलामस एक अपना जो थैलामस के बारे में हमने बात की थी फोर ब्रेन में, तो आप ये जो चमकीला भाग देख रहे हैं उस पिक्चर में हमारी, वो थैलामस है, जो कि हम दो गोलार्ध को अलग करें और सिर्फ बीच से अगर देखें तभी हमें दिखाई पड़ता है। इसका काम क्या है, ये हमारे ब्रेन का रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, वो पहले यहाँ पे जाती है और यहाँ से ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जिस जिस इंफॉर्मेशन को जहाँ जाना चाहिए, वो हमारा थैलामस डिसाइड करता है कि कैसे और कहाँ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब हमारे सेंसेस और हमारे जो बॉडी बॉडी के मूवमेंट्स हैं, इसका कोऑर्डिनेशन भी थैलामस के अंडर है। एंड प्लस यहाँ पे हम एक शब्द देख सकते हैं, ईईजी। ईईजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि हमारी ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करता है। तो हमारी ब्रेन वेव्स को एक सिंक में लाना, कि मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी या आसपास की फ्रीक्वेंसी पे लाने का जो काम होता है, वो थैलामस करता है। अब चलते हैं हाइपोथैलेमस की ओर। हाइपोथैलेमस जो है स्ट्रक्चर, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो चमकीला पार्ट है वो हमारे पिक्चर में थोड़ा थैलेमस के नीचे तक आ चुका है। यही जो थैलेमस के नीचे का पार्ट जो है हमारे ब्रेन का, इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसके तीन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या? पहला, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। दूसरा, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। कैसे? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे वाला भाग होता है, पिछला, उसके दो भाग होते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। तो उसका जो पीछे वाला भाग होता है उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, और इसीलिए ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और तीसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है लिम्बिक सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन। क्योंकि लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे पर्सनालिटी और बिहेवियर पे बहुत असर डालता है, और इसीलिए हाइपोथैलेमस उससे ज्यादा कनेक्शन होने की वजह से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे अगर आगे हम देखें तो हमारे इमोशंस और स्लीप साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है। चलिए, अब पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट भी इसे माना जा सकता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पिछले भाग का सीधे हम कनेक्शन देख सकते हैं। तो जो ये तो हुआ इसका कंट्रोल जो हाइपोथैलेमस करता है, बट हॉर्मोन्स कौन से रिलीज करता है पिट्यूटरी? ये बहुत ही सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो हमारे सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। पर जो कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स ये रिलीज करता है, वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हुआ तो हम बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, कम होता है तो हम बौने हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग मतलब ये उस हार्मोन की रिलीज को बढ़ा देगा, और इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब कि किसी भी हार्मोन के रिलीज को कम कर देगा। और इन्हीं स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स के थ्रू ये बाकी सारे एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। चलिए, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो कि महिलाओं में सिर्फ कुछ समय पे ही काम का होता है। अब हम आते हैं लिम्बिक सिस्टम की ओर। लिम्बिक सिस्टम खुद में एक सिस्टम है, इसीलिए हम उसको सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर एक अपने में ही सिस्टम है। तो इस पिक्चर में जैसे कि हम देख सकते हैं, जो नीला पार्ट है, इस पूरे नीले पार्ट को हम मिलाकर लिम्बिक सिस्टम का नाम देते हैं।
लिम्बिक सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी रीसेंट मेमोरी को कंट्रोल करता है। हमारे बहुत ज्यादा जो इमोशंस होते हैं जैसे कि अग्रेशन मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा या डर, इनको यही कंट्रोल करता है। प्लस हमारे सेक्सुअल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ हमारी पर्सनालिटी को भी लिम्बिक सिस्टम डिसाइड करता है। इसके बाद अगर हम मिड ब्रेन देखें, नहीं इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन स्टेम हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। मिड ब्रेन जो है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मतलब मान लीजिए हमने कुछ गर्म चीज छुई, तो हम तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं बिना सोचे। हम ब्रेन से सोचते नहीं कि हमें हाथ हटाना है, हम हटा लेते हैं। ऐसे एक्शंस जो हम बिना ब्रेन के द्वारा सोचे करते हैं एज अ प्रोटेक्शन, उन सबको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो मिड ब्रेन मेनली उन्हीं एक्शन को कंट्रोल करता है। इसके इसके बाद चलते हैं पॉन्स एंड मेडुला। ये मेनली हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, हमारा सर्कुलेशन, इसको कंट्रोल करता है। जी, इसके बाद अब हमारा जो आखिरी पार्ट है जो कि सेरेबेलम। सेरेबेलम हमने देखा था कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसको लिटिल ब्रेन भी हम कह सकते हैं क्योंकि सेरिब्रम के बाद सबसे बड़ा पोर्शन जो हमारी ब्रेन का होता है वो है सेरिबेलम। इसका फंक्शन है ये हमारे बॉडी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखता है। अगर हम आज कहीं बिना गिरे पड़े आगे या साइड में चल पाते हैं, इज बिकॉज हमारा जो सेरिबेलम है वो हमारे सारे जो नर्वस सिस्टम से अच्छे से कोऑर्डिनेशन में है। चलिए, अब इसी के साथ हम नर्वस सिस्टम से अपने एंडोक्राइन सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब उन ग्लैंड्स का सिस्टम जो कि अपने हार्मोन्स को डक्ट से न छोड़ के सीधे खून में डाल देते हैं। इसीलिए इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बोला जाता है या डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है। इस पिक्चर में हम सारे अपने शरीर के मेजर एंडोक्राइन ऑर्गन्स को देख सकते हैं, जिसमें अगर सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में मेडिकल उतना ज्यादा नहीं जानता है आज भी। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। एक है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन हमारे स्लीप के लिए, हमारे नींद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम कितनी गहरी नींद सोएंगे, कितनी देर तक सोएंगे, मतलब उस स्लीप की क्वालिटी क्या होगी। एंड इसके बाद ये सेरोटोनिन भी रिलीज करता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है हमारी ब्रेन का, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में पीनियल से भी निकलता है। उसके बाद हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की बात कर चुके हैं। अब आते हैं अगला ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड है। अगर हम इस चित्र में देखें तो हम देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के निचले हिस्से में है जो कि हमारे चेस्ट से जस्ट जुड़ रहा है। तो थायराइड ग्लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन मेन जो रिलीज करता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, हमने जो भी एनर्जी ली भोजन के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हमने जो एनर्जी ली अपनी बॉडी में, उसको यूज करके कैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उस एनर्जी को हमारी बॉडी कैसे यूज करती है, इसी को हम समग्र में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो थायराइड हार्मोन अगर कम होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम होने लगता है। मेटाबॉलिज्म कम होने से क्या होगा, मोटापा बढ़ जाता है, आलस बढ़ जाता है, आदमी बहुत ही ज्यादा शिथिल लगने लगता है, ये सारे चेंजेस आने लगते हैं। वही अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाए तो वही आदमी बहुत ज्यादा एंग्शियस लगने लगता है, कभी वो शांत नहीं बैठ सकता, उसका वेट लॉस होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ने लगती है। ये सारी परेशानियां हम देखते हैं। और महिलाओं में ये जो उनके मंथली साइकिल्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, उसको उस पे भी बहुत ज्यादा असर डालता है। जी, अब इसके बाद अगर हम देखें तो थायराइड हार्मोन के बाद हम पैराथायराइड ग्लैंड को नहीं छोड़ सकते। तो अगर थायराइड को पीछे की ओर से देखा जाए तो हमें 4 छोटे छोटे ग्लैंड मिलते हैं, और इन सभी ग्लैंड को पैराथायराइड ग्लैंड बोला जाता है, जो कि एक हार्मोन रिलीज करते हैं, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को कंट्रोल करता है। अब कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स का क्या महत्व है, ये हमारी हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
अगर कैल्शियम और ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है कि हमारी हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फेट को लेके उसे खून में डाल देता है। इससे क्या होगा, पहले तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, थोड़ी सी चोट से भी टूट सकती हैं। और दूसरी परेशानी ये होती है कि क्योंकि हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, वो जाके हमारे किडनी में स्टोन्स बना सकता है, जो कि एक अलग परेशानी हो जाती है। इसीलिए इस हार्मोन का बैलेंस रहना भी बहुत जरूरी है। अब इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है थाइमस ग्लैंड। अब ये अगर हम लाल जो पार्ट इसमें हाईलाइटेड है उसको देखें तो यही हमारे थाइमस ग्लैंड की जगह है। ये कहाँ पे है, हमारे चेस्ट के ऊपर व ऊपरी भाग में दोनों लंग्स के बीच में अगर हम देखें तो हमें थाइमस की जगह मिलती है। तो थाइमस क्या है, थाइमस जो है ये एक ग्लैंड से ज्यादा एक इम्यून सिस्टम के लिए हमारे जरूरी होता है। स्पेशली ये जो गर्भाशय में जब बच्चे होते हैं और जस्ट पैदा होने के बाद उन उन नवजात शिशुओं के लिए भी इम्यूनिटी देने में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये देखा गया है कि थाइमस ग्लैंड जो है टीनेज होने तक इसका साइज बढ़ता है और ये ज्यादा इम्यूनिटी देता है। पर टीनेज होने के बाद जब बॉडी में सेक्स हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो देखा गया है कि थाइमस धीरे धीरे छोटा होने लगता है। और कई बार जब तक हम अडल्ट होके उम्र में आगे बढ़ते हैं तो ये खत्म, पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है। ये हुआ थाइमस ग्लैंड। अब आगे चलते हैं हम पैंक्रियास की ओर। पैंक्रियास को जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पेट के या हमारे स्टमक के ठीक नीचे और थोड़ा पीछे स्थित है ये। पैंक्रियास जो है ये हमारे डाइजेशन में भी बहुत काम देता है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डिस्कस करेंगे। बट ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमने जो खाना खाया और उसके थ्रू जो न्यूट्रिशन है या ग्लूकोज है हमारे खून में पहुंचा, तो वो उसके लेवल्स हमारे ब्लड में कंट्रोल कैसे होंगे, ये इंसुलिन का काम है। अगर जब हम जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, उसको कम कैसे, वो कम कैसे होगा, इंसुलिन हमारे सेल्स को उस शुगर को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। और इसी वजह से हमारा ब्लड शुगर कम हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा हम अगर हमारी शरीर की जरूरत से ज्यादा जो हम मात्रा में लेते हैं, उससे ये फैट बना के स्टोर कर देता है, जिससे कि हमारा मोटा, अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो तो इसीलिए मोटापा भी बढ़ता है। और अगर ये ठीक तरह से काम ना करे तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते और हम उसे डायबिटीज का नाम दे देते हैं। एक और हार्मोन जो पैंक्रियास रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो इंसुलिन का ठीक उल्टा काम करता है। मतलब इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, तो ग्लूकागॉन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है। ये किस लिए जरूरी है, ये तब जरूरी है जब हम किसी भी स्ट्रेस में होते हैं या हमने कोई उपवास रखा होता है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब हमने एक लंबे समय तक खाना नहीं खाया हो या शुगर्स नहीं लिए हो और हमें एनर्जी की जरूरत हो, तब ग्लूकागॉन काम करता है। जो हमारे स्टोर्ड जो फैट है या स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, जो कि हमारे शुगर का ही एक स्टोरेज फॉर्म है, इस इससे यूटिलाइज करके हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ताकि हम एक एनर्जी लेवल अपना हमेशा मेंटेन रख सकें। अब हम चलते हैं अड्रीनल ग्लैंड्स की ओर। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के ठीक ऊपर है और ये हमारे सारे अंगों के पीछे होते हैं। मतलब ये हमारे पीठ की ओर होते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर हम इसके नाम में देखें, रीनल, रीनल मतलब किडनी, अड मतलब नेक्स्ट टू, मतलब कि इसके नाम में ही है कि ये किडनी के ठीक ऊपर है। अब ये कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अड्रीनल ग्लैंड बहुत तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, बट उसमें जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है उनमें से एक है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है कि हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो मैं अभी ग्लूकोज शुगर इन सब की बात कर रही थी, वो कार्बोहाइड्रेट हम कभी नाप के नहीं लेते कि हमारे शरीर के लिए इतना ही जरूरी है, हम इतना ही लेंगे, नहीं। हम कभी ज्यादा लेते हैं, हम कभी कम लेते हैं। तो जितना कार्बोहाइड्रेट हमने लिया उसमें से कितना भाग हमें अभी यूज करना है,
कितना भाग हमें आगे के लिए स्टोर करके रखना है, कितना भाग हमें अलग अलग अंगों को देना है, ये सारा डिसीजन कॉर्टिसोल हार्मोन के थ्रू होता है। एक और हार्मोन जो रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड, वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, कि हमने जितना पानी लिया या खाने में हमारे जितने पानी की मात्रा थी उसमें से कितना हमारे शरीर में रहना चाहिए। और एक ये स्टीरॉयड हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जो कि हमारे जो गोनाड्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके हार्मोन्स को ये सपोर्ट करता है। और दो हार्मोन्स जो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं, नॉर एड्रिनलिन और अड्रिनलिन। इन दोनों हार्मोन्स को हम स्ट्रेस हार्मोन का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये हार्मोन स्पेशली हम जब कोई भी फ्लाइट या फाइट सिचुएशन फेस करते हैं, मतलब या तो हमें उस सिचुएशन का सामना करना है या उससे भागना है, इस बेसिक रिस्पॉन्स को जो मीडिएट करते हैं वो है हमारे एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। कैसे? इससे क्या एड्रिनलिन क्या करेगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ा के ज्यादा खून हमारी मांसपेशियों तक पहुंचाएगा, ताकि हम कभी भी मूव करने के लिए तैयार रहें। हमारे ब्रेन तक ज्यादा सर्कुलेशन जाने लगता है, ताकि हमारी थिंकिंग क्लियर हो। हमारे बॉडी में ग्लूकागॉन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ताकि हमारे पास एनर्जी अवेलेबल हो, हम जो भी करना चाहें। ये सारे काम एड्रिनलिन करता है। और इस जो हमारे बॉडी में चेंजेस आए, वो सिचुएशन खत्म होने के बाद वापस नॉर्मल स्तर पे लाने का काम नॉरएड्रेनालिन करता है। ठीक है, ये हो गया संक्षेप में हमारा एड्रिनल ग्लैंड। अब फिर से हम देखें तो हम देखेंगे इस चित्र में दो दो ग्लैंड्स जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस जो है वो पुरुषों में पाया जाता है, एंड इसका हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए उनके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो टेस्टोस्टेरोन मदद करता है पुरुषों में। प्लस अगर हम देखते हैं कि जैसे जो पुरुषों का बाहरी ढांचा भी होता है वो महिलाओं से बहुत अलग है। उनके जो मसल्स ज्यादा होती है, दाढ़ी मूछ होती है, ये सब जो चीजें होती हैं जो एक एज के बाद आना शुरू होती हैं, टीनेजर्स में हम देखना शुरू करते हैं, ये सारे चेंजेस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। अब अगर महिलाओं में देखा जाए तो ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये किस लिए जरूरी है? ये पहला तो महिलाओं के जो प्रेगनेंसी है उसके लिए जरूरी है, क्योंकि जो हमारा जो यूट्रस होता है महिलाओं का, उसको उसको कैसे एक गर्भवती महिला में कैसे बदलना है, उसको कैसे इस कंडीशन में लाया जाए कि वो सपोर्ट कर सके उस जो फीटस हमारे जो महिला के अंदर है, वो सारे चेंजेस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं। प्लस रिप्रोडक्शन के लिए भी ये जरूरी है। तो ये हॉर्मोन्स हमारी महिलाओं में होते हैं। अब जब हमने अपना एंडोक्राइन सिस्टम भी देख लिया और अपना नर्वस सिस्टम भी देख लिया, तो अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है। हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि हमारे विचार जो है हमारे हॉर्मोन्स पे बहुत असर डालते हैं, पर ये डालते कैसे हैं? तो जब हमने नर्व सेल के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि एक नर्व सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है। तो एक थॉट क्या है? एक थॉट इज नथिंग बट एक इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट है बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन्स। मतलब बहुत बहुत सारे न्यूरॉन्स को के बीच में जो इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पाथ पे एक्सचेंज होती है, उसी को हम एक थॉट का नाम दे देते हैं। तो जब थॉट हुआ, इसका मतलब कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई तो हम फिजिक्स के माध्यम से जानते हैं कि वहां पे एक चुंबकत्व पैदा हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम ईईजी के माध्यम से ट्रेस करते हैं, और उन्हीं को हम अलग अलग ब्रेन वेव्स का नाम दे देते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, इन सब वेव्स का हम नाम दे देते हैं। ये सब हमारी ही ब्रेन एक्टिविटी की उपज है। और अगर हम इससे और गहराई में जाके देखें तो इन वेव्स की वजह से हमारे जो सेल्स हैं उनमें कंपन पैदा होती है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है। और यही जो है
कंपन जब हमारे थॉट्स की वजह से जो पैदा हुआ है, हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, तो वहां की सेक्रीशंस को बदल देता है, क्योंकि हर थॉट, हर एक मेमोरी एक अलग तरह का कंपन देती है, एक अलग एनर्जी क्रिएट करती है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस की कंपन को बदलता है। तो इससे क्या हुआ, हाइपोथैलेमस की अगर सेक्रीशंस बदली तो हमारे पिट्यूटरी कंट्रोल हो जाता है, और पिट्यूटरी क्योंकि मास्टर ग्लैंड है, तो ये हमारे सारे शरीर के ग्रंथियों को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने अगले सिस्टम पे, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, ये सिस्टम जो हमारे पूरे शरीर में खून का संचार मतलब दौड़ाता है। इसके दो मेन भाग हैं, एक है हमारा हार्ट और दूसरा है हमारी नसें। तो हार्ट तो आप सभी जानते हैं कि हमारा पंप करता है ब्लड हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को। जी, ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है। उसी के बाद अगर हम इस चित्र में देखें तो हम देख सकते हैं कि नसें दो कलर की हैं, एक लाल और एक नीली। लाल कलर की जो नसें हैं इनको हम आर्टरीज बोलते हैं, और ये हमारे शरीर में हार्ट से अंगों तक वो खून पहुंचाती है जो कि ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा है। वही जो नीली कलर की नसें हैं, इनको हम देखें तो ये हमारे अलग अलग पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स से हार्ट तक वो खून पहुंचाती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला काम तो हम सभी अभी देखें कि ऑक्सीजन को लंग्स में जो हमारे खून ने ऑक्सीजन लिया उसको हमारे सभी सेल्स तक पहुंचाना ताकि वो उसको यूज कर सकें। दूसरा, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हम जानते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड्स सारे हार्मोन्स को हमारे ब्लड में डालते हैं, तो उस हार्मोन को लेके हम उसके सही सेल्स तक पहुंचाना, ये काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम का है। हमने जो खाना खाया, आंतों में जो खाने का पचने की प्रक्रिया हुई, वहां से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको लेके सेल्स तक पहुंचाने का काम भी हमारा खून करता है। अब सारा साधन देने के बाद जो प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस हुआ हमारे सेल्स में, तो कचरा पैदा हुआ, तो उस कचरे को लेके किडनी तक फिल्टर करने के लिए पहुंचाना भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही काम है। अब इस हम चित्र में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड जो है ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है। और वही राइट साइड पे हम देखें तो अगर हम इसको काटे ह्यूमन हार्ट को, हमें चार पार्ट्स दिखाई देते हैं, मतलब चार चेम्बर्स दिखाई देते हैं। दो एट्रियम जो ऊपर वाले भाग हैं, और दो वेंट्रिकल जो कि नीचे वाले भाग हैं। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें लेफ्ट और राइट में कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड जो है, लंग्स में जो हमारा खून गया था, वहां से ऑक्सीजन रिच होके लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और वहां से वो हमारे पूरे शरीर में संचारित होता है। उसके बाद अब राइट का क्या काम है, राइट में हम देख रहे हैं कि नीला रंग दिखाया गया है। नीला मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो हमारे सारे अंगों से जो खून वापस आता है वो पहले हमारे राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है ताकि वहां पे उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ऑक्सीजन उसमें आ सके, और वही खून हमारे फिर से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। चलिए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इतना ही। अब हमने जब लंग्स की बात की है तो आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे एक बोन के एक पिंजरे में के जैसे स्ट्रक्चर में है, जिसको हम बोलते हैं रिब केज। क्योंकि हमारे लंग्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन हड्डियों का एक केज है जो उसको हमेशा बचा के रखते हैं। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसकी शुरुआत हमारी नाक से हो जाती है। ये हमारी नाक, हमारा जो वहां से जो हमारे नेजल कैविटी, और उसके बाद नीचे आते आते हमारी विंड पाइप तक वो जो हम सांस लेते हैं वो आता है। यही विंड पाइप दोनों लंग्स के बीच में जाके दो भाग में बट जाता है, और दोनों एक एक जो पार्ट, एक एक ब्रांच जो है उसकी, वो एक एक लंग्स में चली जाती है। ये उस लंग्स के अंदर भी बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं और बहुत ही छोटे छोटे नली के रूप में आ जाते हैं, जिसके अंत में अगर हम यहाँ देखें तो गुच्छे जैसे कुछ
स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं अंगूर के गुच्छे जैसे। इस अंगूर के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का क्या काम है? ये इतनी छोटे और इतने पतले स्ट्रक्चर्स हैं कि यहीं पे हमारे खून और जो हवा है उसके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कैसे? अगर हम इस दाहिने साइड के चित्र में देखें तो हम देख सकते हैं कि हर एक एल्वियोलाई के पास हमारी सारी नसें बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक नेटवर्क की तरह उसके ऊपर हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब एल्वियोलाई के अंदर हमारे नाक के थ्रू जब आती है हवा, तो एक बहुत ही पतली उसको मेम्ब्रेन पार करनी पड़ती है और ऑक्सीजन जो है उस हवा से हमारे खून में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के उस हवा में चला जाता है जो हमारे लंग्स के अंदर है और हम उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है? अब ये तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान कैसे हुआ, पर सांस आई कैसे अंदर और निकली कैसे बाहर? तो इसके लिए अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। अगर हम इस चित्र में देखें तो हमारे लंग्स के ठीक नीचे एक मसल जो ब्लू कलर की हमें यहाँ दर्शाई गई है वो है डायफ्राम। ये डायफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये अपने उस कर्वेचर को छोड़ के सीधा होने लगती है। मतलब ये जो बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ उसका स्ट्रक्चर था उससे सीधा सीधा होने लगती है। तो सीधा होने से क्या होता है कि हमारे लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है उसी रिब केज में, क्योंकि रिब केज एक क्लोज्ड जगह है। तो जब डायफ्राम नीचे मूव करता है तो हमारे लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है। तो क्या होता है कि वो नाक के थ्रू सांस अंदर खींचता है उस टाइम, और यही हवा जो है हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचती है। अब वहां पे हमारे जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज हुआ, उसके बाद डायफ्राम जो है वो फिर अपने नॉर्मल जगह पे ऊपर वापस जाने लगता है। जब ये ऊपर उठने लगता है वापस अपनी जगह पे, तो क्या हुआ, अब वो हमारे लंग्स पे फिर दबाव डाल रहा है, उसकी जगह को कम कर रहा है। तो इस दबाव की वजह से फिर से जो भी दूषित हवा हमारे लंग्स में थी वो सारी नाक के माध्यम से बाहर आ जाती है। ठीक है? तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक फंक्शनिंग हमने देखा। अब हम चलते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अपने मुंह से शुरुआत करते हैं और मुंह में ही हमारी पाचन प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज, ये जो चीजें होती हैं वो उसके पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह में चबाते टाइम ही हमारा जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो खाना जब गीला हो जाता है, हम उसे चबा लेते हैं, तो वो पहुंचता है हमारी फूड पाइप में। अब इसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जितने ऑर्गन्स हैं वो सभी मांसपेशियां हैं, वहां पे और कोई चीज नहीं है, सिर्फ मसल्स है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे मुंह से फूड पाइप यानी ईसोफेगस के थ्रू हमारा खाना पेट तक पहुंचता है, हमारे स्टमक तक। अब इस चित्र में अगर हम देखें तो स्टमक एक मसल बैग की तरह दिखता है यहाँ पे। तो यानी हमने जो खाना खाया उसको अगर हमने पचा के नहीं खाया, चबा के अगर सपोज नहीं खाया, लेकिन उसको आंत में भेजने से पहले हमारे पेट को उसे सॉफ्ट तो करना ही है। तो हमारी स्टमक अब क्या करेगी, अब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बार बार कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन करके उस खाने को अपने जो इसके अंदर जो सेक्रीशंस होते हैं उसके साथ मिलाने की कोशिश करेगी। और इसी वजह से हमारी जो स्टमक है उसको बहुत ज्यादा मूवमेंट करना पड़ता है। प्लस ये एक एसिड रिलीज करती है हमारी स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन्स के पचने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब हम खाना चबा के नहीं खाते हैं तो उस खाने को सॉफ्ट करने के लिए मसल की मूवमेंट के साथ साथ हमारा जो पेट है वो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि जो सीने में जो जलन लोग बोलते हैं खाने के बाद, या जो डकार आना, ये सब इसके बहुत बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है? तो हमारे जो स्टमक है उसमें हमारा प्रोटीन डाइजेशन जो हमारे खाने का मेनली हो जाता है, और हमारा जो खाना है इस टाइम बहुत ही एसिडिक पीएच पे है, मतलब बहुत लो पीएच पे है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे पाचन प्रक्रिया होने के बाद ये खाना आएगा हमारे छोटी आंत तक। अब छोटी आंत में पहुंचने से पहले
यहाँ पे लिवर की सेक्रीशंस आ जाती है। ये लिवर, हम जो ये ब्राउन कलर का बड़ा सा ऑर्गन देख रहे हैं वहां पे, लिवर। लिवर क्या करता है कि इसकी जो मेन सेक्रेशन होती है वो होती है बाइल। बाइल का काम होता है कि पहला, हमारे पेट से जो एसिडिक पीएच आया, जो हमारे आंतों को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, उसको बेसिक पीएच कर देता है, मतलब उसके पीएच को 7 से ऊपर कर देता है। दूसरी चीज, इसमें होते हैं बाइल सॉल्ट्स, जो हमारे फैट की डाइजेशन में बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे पेट के पीछे छुपा हुआ एक ऑर्गन भी आपको दिखेगा, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है, मैंने बोला था डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो और भी बहुत सारे होते हैं, जो कि हमारे, जिसके बिना हमारी पाचन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अब ये सारी सेक्रीशंस को लेके और हमारा जो खाना था जो हमारे पेट से आया था, इस सब को मिला के अब ये पहुंचेगा हमारी छोटी आंत में। तो अब छोटी आंत देखते हैं। इस चित्र में हम देखेंगे कि ये जो चमकीला वाला भाग है लाल कलर का, ये हमारी पूरी छोटी आंत है। छोटी आंत देख, बोलने में छोटी आंत है, बट एक्चुअली में ये सबसे लंबा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट्स अबाउट 6 मीटर्स अगर हम देखें तो इतनी लंबी आंत क्यों है? क्योंकि हमारे खाने से, जो हमारे स्टमक से जो खाना आया, वो कुछ ही अंश में बचा है, पूरा पाचन प्रक्रिया प्रक्रिया उसकी नहीं हुई है। तो अब पाचन प्रक्रिया जो कंप्लीट होगी वो हमारी छोटी आंत में होगी। आगे वाले भाग में इस पाचन प्रक्रिया का पूरा हो जाता, ये पचने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद अब हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन काम है, वो है उस पचे हुए खाने से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना। अब वो ये कैसे करती है? अगर हम दाहिने तरफ की पिक्चर में देखें तो हम देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी उंगली जैसी प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं आंत के अंदर वाली सतह पे। और इस अंदर उस छोटे छोटे एक एक उंगली जैसे प्रोजेक्शन को अगर हम देखें, तो उसके अंदर हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो खून है वो हमारे जो खाना पचा हुआ है उसके बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आता है, और यही से वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे नसों में पहुंच जाते हैं, हमारी आर्टरीज में एंटर करते हैं, ताकि वो वहां से हमारे सारे सेल्स तक पहुंच सके। ठीक है, ये तो हो गया इसका फंक्शन। पर ये हमारी आंत इतनी लंबी है क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम मेनली ह्यूमंस जो है, अगर वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, तो प्लांट के जो सेल्स होते हैं उसके अराउंड एक बहुत ही टफ लेयर होती है, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल जल्दी पचाई नहीं जा सकती, इसको पचने के लिए समय लगता है। प्लस जो प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे पचते हैं। तो हमारी आंत इसलिए लंबी है ताकि वो पाचन प्रक्रिया उसके आधे से पहले खत्म हो जाए, इवन अगर उसको टाइम लगता है, और उसके बाद अगले हिस्से में जितना हो सके अब्जॉर्प्शन हम कर सके, ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए इस खाने से। पर मान लीजिए अगर इसी में हम मांसाहारी खाना खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स के अराउंड ऐसी कोई टफ लेयर नहीं होती, कोई सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए एनिमल बेस्ड जो खाना होता है वो बहुत जल्दी पच जाता है। तो हमारी आंत के आधे तक आते आते ऑलरेडी वो खाना पच चुका है, उसका अब्जॉर्प्शन भी पूरा हो जाता है, पर वेस्ट मटेरियल तो बचता है ना उसका। अब उस वेस्ट का क्या, जो बचा हुआ जो खाना है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ही जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे में हमेशा रहते हैं हमारे शरीर में, वो बैक्टीरिया उस बचे हुए खाने को फर्मेंट करने लगते हैं, सड़ाने लगते हैं। और क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बढ़िया काम क्या है, अब्सॉर्ब करना, तो हमारी बॉडी उसी टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब करने लगती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये आज साइंस भी ये चीज देख रही है, और इसका हमारी मानसिक स्थिति जो है उस पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। ये भी आज देखा जा रहा है रिसर्च में। इसके अलावा हमारे जो हमारे भारतीय घरों में जो एक बहुत ही कह ले कि कॉमन जो चीज है, खाने से पहले चाय का सेवन या खाने के 1 घंटे के अंदर चाय का सेवन, वो क्या करता है, जो चाय में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं टैनिन। टैनिन ही आपकी चाय को वो ब्राउन रंग देता है, जो हम रंग देखते हैं दूध में।
ये क्या करता है कि हमारे खाने में जितना भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, वो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो हमारे खून में जाना चाहिए था, वो खून में जाने के बजाय टैनिन के साथ बंध कर हमारे एक सॉलिड के रूप में हमारे आंतों में ही रह जाता है। तो क्या हुआ, हमारे अंदर इन सारी चीजों की कमी होने लगती है। ये असर हमें तुरंत नहीं दिखता, पर जब हम इससे बहुत देर तक, बहुत दिनों तक इसी प्रोसेस को हम करते हैं, तो हमें देखा जाता है कि हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, हमारे मसल्स में पेन आने लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज उसका कारण है। ठीक है, अब हम चलते हैं छोटी आंत से बड़ी आंत की ओर। तो बड़ी आंत में अब हम देखेंगे, यहाँ पे जो ये हाइलाइटेड पार्ट है, ये है हमारी बड़ी आंत। तो छोटी आंत में हमारा सारा जितना यूजफुल पार्ट था खाने का, वो हमने ले लिया, पर उसमें एक पार्ट ऐसा है जो अभी भी हमारे लिए यूजफुल है, वो है पानी। जो उसके साथ जितने सेक्रीशंस मिले, सब कुछ मिला, वो हमारे शरीर का ही तो पानी है। अब बड़ी आंत में हमारी जो बॉडी है, वो सारा पानी वापस अब्सॉर्ब करना शुरू करेगी, और धीरे धीरे मसल मूवमेंट्स के थ्रू, क्योंकि ये भी मसल है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ये उस सेमी सॉलिड के रूप में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे एनस तक पहुंचाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि आपका जो मसल का मूवमेंट है, बड़ी आपकी जो मसल मांसपेशियां हैं, वो अपने समय से एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रही है, तो क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस तक पहुंचता ही नहीं है। इसे हम कॉन्स्टिपेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम अगर जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन है बड़ी आंत से, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो जो वेस्ट प्रोडक्ट सेमी सॉलिड फॉर्म में जाना चाहिए था, या एक थोड़े सॉफ्ट फॉर्म में जाना चाहिए था, उसके बदले वो बहुत हार्ड फॉर्म में हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि कई लोगों को अपना इस गंदगी को पास करने में उन्हें कई लोगों को दर्द होता है या खून आ जाता है। इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके और भी बहुत कारण होते हैं, पर एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने देखा कि सिर्फ हमारे शरीर में पाचन हुआ कैसे। ठीक है, अब आजकल जो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च देख रहे हैं, वो उसके बारे में आप सभी को एक बार मैं बताना चाहूंगी। हमने एक जापानीज साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब उन्होंने दो अलग अलग बर्तनों में पानी लिया, ठीक है, उस पानी में उन्होंने एक बर्तन के थ्रू मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि उसके थ्रू पास की, उसके अंदर उसको छू करके उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स या पॉजिटिव थॉट्स सोच के उसको कुछ देर रखा। ऐसे करके बहुत ही मतलब सकारात्मक सोच की तरफ जो ध्वनियां हैं और जो इमोशंस हैं, उसको एक पानी में उन्होंने पास किया, एक बर्तन में। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि बहुत हलचल मचाने वाली ध्वनियां पास की, या फिर बहुत डिस्टर्बिंग साउंड्स उसके थ्रू पास किए, प्लस उसको उसके थ्रू उन्होंने जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, गुस्सा, जलन, ऐसे बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशंस जिसको हम कह सकते हैं, उसको उसके थ्रू पकड़ के एंड उसके थ्रू पास उस एनर्जी को पास करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया, उसी दोनों बर्तन के पानी को। उन्होंने देखा कि जब माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने पानी के क्रिस्टल्स को देखा, तो उन्होंने देखा कि जिस पानी के थ्रू उन्होंने मंत्रोच्चारण और जो मेडिटेशन के टाइम जो ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों को जो पास किया था, उसकी क्रिस्टल्स बहुत ही सुंदर और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब कि उसे आप किसी भी भाग में काटे, वो दोनों तरफ एक समान रहेगा, ऐसे पैटर्न्स दिखे। वही जब उन्होंने दूसरे तरफ जो क्रिस्टल्स को देखा पानी के, वो क्रिस्टल्स बिना किसी शेप के और बिना मतलब उनका कोई शेप नहीं था, और बहुत ही डिस्टर्बिंग उनका जो प्रेजेंटेशन था। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने देखा कि किस भावना के साथ उस पानी को या भोजन को पकड़ा जाता है, उसको छुआ जाता है, या उसके थ्रू किस तरह की वाइब्रेशंस पास की जाती हैं, वो उस खाने का या उस पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल दे रहा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब पानी H2O ही है, लेकिन वो कैसे अरेंज्ड है अंदर,
उस H2O, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड है उसको, उसकी पूरे अरेंजमेंट में अंतर ला दे रहा है ये। और इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति में सिखाया गया है कि हमेशा मंत्रोच्चारण करके भावना के साथ खाना खाने की जो पद्धति सिखाई गई है, प्रसाद जो मान के खाने की सिखाई गई है, आज साइंस बोल रहा है कि ये एक्चुअल में प्रसाद ही बन जाता है जिस, और ये भावना इसमें जितनी ज्यादा प्रचंड होती है, जितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी, उतना ही हम इसका असर देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की कक्षा जो अनाटमी और फिजियोलॉजी है ह्यूमन बॉडी की, इसको समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि इतने समय में अब इतना ही मैं इंक्लूड कर पाई। मैंने ऊपर से कोशिश की जितना भी पार्ट में इंक्लूड कर सकूं। अब इससे ज्यादा अभी और समय लगेगा नहीं तो। भैया जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना हम लोगों को समझना चाहिए और बहुत आवश्यक है, उसके लिए क्लास का स्तर बहुत ही अच्छा था। और बहुत ही हमें इसमें बहुत सारी हमारी इसमें जो है नॉलेज में कमी थी, तो बहुत सारी हमें बारीक-बारीक पॉइंट हमें इसमें सीखने को मिले। ये बहुत ही अद्भुत क्लास थी। तो हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि आपका जो है, जैसे हम लोगों ने सिस्टम को इसमें रखा है पूरे सिस्टम को, तो एक-एक सिस्टम को रखा जाए। एक बार एक क्लास में रेस्पिरेटरी रखा जाए, एक बार रिप्रोडक्टिव, एक जी भैया। बार सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में तो आगे दीदी की क्लास भी प्लान्ड है, श्वेता दीदी की, जिसमें जो है जी जी पूरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह है, तो इस तरीके से हम लोग रखेंगे ताकि और भी डीप में हम जान सकें। ये बहुत ही बढ़िया था ये। तो इसमें अब दीदी प्रश्न ले लेते हैं। तो जी इसमें भैया। मैं प्रश्न देख लूँ इसमें किनके प्रश्न हैं। जी। तो इसमें भूप किशोर जी का हैंड रेज है, तो पहले मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। जी भाई साहब। भूप किशोर जी भाई साहब, आप अपने आप, जी अपना प्रश्न। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। जी हेलो। आवाज, जी आवाज आ रही है भैया। सभी पार्टिसिपेंट को प्रणाम और दीदी को प्रणाम। धन्यवाद। सबसे एक बात है, सर्वाइकल जो होता है वो क्या जी भैया। परमानेंट रोग है या उसको ठीक किया जा सकता है, और कैसे ठीक होगा? भैया डिपेंड करता है कि सर्वाइकल में मतलब परेशानी क्या है, डिस्क की परेशानी है या मतलब क्या परेशानी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सर्वाइकल जो डिस्क की परेशानी है तो उसका तो ऑपरेशन ही इलाज होता है। पर अगर कोई और परेशानी है जैसे कि नर्व से रिलेटेड है या ये मसल से रिलेटेड है, हाँ, उसका मसल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मसल से रिलेटेड है। मसल से रिलेटेड है तो मसल से रिलेटेड है भैया, तो उसमें जो हम लोग को जो बताया जाता है वो यही बोला जाता है कि एक्सरसाइजेस मसल्स की जो हम लोग नॉर्मल जो आगे पीछे साइड वो जो टर्न करके जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं रेगुलरली वो, और उस पे आप मसाज दे सकते हैं अगर कोई धीरे धीरे उसमें मसाज दे सके तो। और इसके अलावा तो और तो कुछ, अगर आप डॉक्टर का इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं तो इससे ज्यादा घर पे और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। जी नितिन भैया, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी जी जी, धन्यवाद भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। दीदी, मेरा प्रश्न ये था कि जो डीप ब्रीदिंग प्राणायाम से जो हमें लाभ जो मिलता है, तो उससे जी हमारे जो लंग्स की जो इम्यूनिटी जो जो अच्छी बिल्डअप होती है, तो जी अभी जो है इसके इसके विपरीत अगर हम आज के समय में कोरोना काल में जो देखें तो उसमें जो मास्क जो यूज करते हैं, तो जी उसका अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी मिलेगा तो पर लॉन्ग टर्म तो इसका हमें लॉस ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी ब्रीदिंग हम पहले ले रहे हैं उससे भी जो है कम ले पा रहे हैं, और जो हम ले रहे हैं उसमें CO2 की मात्रा भी अधिक हो रही है। तो क्या हाँ, मास्क का यूज क्या आज के समय में उपयुक्त रहेगा? नहीं भैया, मास्क देखिए, मास्क का इसमें जो आप बात कर रहे हैं,
प्राणायाम के टाइम जो हमें फायदा मिलता है वो मेनली हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे लंग्स का जो नीचे वाला भाग होता है उसमें जब तक हम लोग डीप ब्रेथ नहीं लेते हैं तब तक वहां तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पे बीमारियां ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली प्राणायाम करते हैं तो ऑलरेडी आपकी जो लंग्स का जो नीचे वाला पार्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो पूरी तरह से उस वहां पे वेंटिलेशन हो रहा है। तो अगर आप मास्क लगाते भी हैं तो भी वो ज्यादा आपके जो लंग की कैपेसिटी है उस पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि मास्क अगर सही चूज किया गया है, अगर आप गलत मोटे मोटे मास्क जो बहुत सारे होते हैं उनको चूज करेंगे तो सांस लेने में परेशानी होगी ही होगी। लेकिन अगर आप मास्क सही 2 या 3 लेयर वाले चूज करते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन ज्यादा नहीं होता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए मास्क लगाना भी ज्यादा जरूरी है। मास्क उतारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी 24 घंटा मास्क नहीं लगाते हैं। जितने देर आप लगाते हैं उतने देर आपकी ब्रीदिंग पे थोड़ा असर पड़ता है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा असर पड़ता है। और उसके बाद जब आप अगर आपने डेली रूटीन में प्राणायाम शामिल करते रहिए, आप आने के बाद भी दोबारा भी कर सकते हैं प्राणायाम, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा रादर देन मास्क हटाने के। जी धन्यवाद। जी जी, गोकुल भैया आगे आपका, जी आप प्रश्न पूछ लीजिए। जी दीदी प्रणाम। जी भैया बहुत बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छी क्लास थी। और उसके हम्म, लास्ट चैप्टर की तरफ मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। जी हालांकि मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एनाटॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। आपने जैसे कहा कि ये मैंने और भी जो सुना कि हम लोग जो खाते हैं या पानी पीते हैं उसको पहले अगर मंत्रोच्चारित करें और उसके साथ एक फीलिंग दे कि पानी मेरे लिए बहुत कल्याणकारी हो रहा है तो बहुत लाभदायक होता है। अब मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लाभ है, ये प्रार्थना पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में चेंज ला रही है, या उस पानी को इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करने की चीजों में उसमें काम कर रही है हमारे ब्रेन के थ्रू? इनमें कौन सा, मतलब पानी में चेंज हो रहा है या हमारे भीतर के चीजों में चेंज आ रहा है कि पानी को सही ढंग से रिसीव करें? हम देखिए भैया, ये दोनों तरीके से काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब इसमें देखिए हमने आज मैं इस बारे में इसको मैं इंक्लूड नहीं कर पाई क्लास में, लेकिन ये जो निकोला टेस्ला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिसिस्ट रहे हैं, उन्होंने पता किया था कि हमारे शरीर का जो हर एक सेल है उस हर एक सेल में एक अलग एनर्जी का पैटर्न होता है। ठीक है, तो जब हम अपने भावना के साथ एक किसी भी चीज को प्रणाम करके, जो भी हम अगर उसके ऐसा करके खाते हैं या उसका पीते हैं, तो हम उस जो जो हम चीज ग्रहण करने वाले हैं उसकी एनर्जी को बदलते हैं। अपने अपने जो हमने जो अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की, उससे हम उस पानी में भी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बदलते हैं। साइंटिस्ट ने कहीं एनर्जी को ट्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को देखा। तो हम अपने अंदर भी वो चेंजेस ला रहे हैं और हम उस जो हम चीज ग्रहण करने वाले हैं उसकी भी एनर्जी को बदल रहे हैं। तो जब दोनों की एनर्जी मैच करती है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में मैच करती है, तो हमें उसके ज्यादा लाभ मिलते हैं। यही यही मेन तात्पर्य है, जो कि हम ये कहने का कि जो अलग अलग वाइब्रेशन से हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ये दोनों तरफ से हमारे अंदर भी होता है और उस ग्रहण करने वाली चीज को भी हम बदलते हैं। जी दीदी धन्यवाद। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी, इसका मतलब कि अगर हम उसकी प्रार्थना से किसी और के लिए भी वो चीज देते हैं तो उसको भी काम इसीलिए करती है कि उसके पदार्थ के स्ट्रक्चर को उसने चेंज किया। जी, और क्योंकि हम आपने खुद उसके करते हैं तो एनर्जी दोनों पैटर्न को बदल दिया। पैटर्न को बदल दिया। ठीक जी है, जी ठीक जी, थैंक यू। जी, नेक्स्ट जो है इसमें कुछ चैट्स हैं, तो चैट्स के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। वो बाइक सुनती है ना तो आवाज होती है। हाँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिनका भी प्रश्न पूरे हो अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। विकी भैया का प्रश्न है, हाउ नर्वस काउंट अफेक्ट और अफेक्ट्स अवर मेमोरी। न्यूरॉन्स का काउंट हमारी मेमोरी पे बहुत ज्यादा असर डालता है, क्योंकि जितना आज तक, इससे कुछ साल पहले तक मेडिकल बोलता था कि अगर
अगर हम अडल्ट हो गए तो हमारे न्यूरॉन काउंट नहीं बदल सकते, है ना, मतलब कि हमारी जो सीखने की क्षमता है वहीं पे समाप्त हो जाती है, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते उसको। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि इनफैक्ट सिर्फ 7 घंटे मेडिटेशन के बाद भी देखा गया कि लोगों के जो ग्रे मैटर का जो डेंसिटी है वो बढ़ गया, मतलब हमारे न्यूरॉन्स का काउंट बढ़ गया। और जितना ज्यादा न्यूरॉन्स का काउंट बढ़ता है उतना ही हमारे ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस बढ़ते हैं, और जब न्यूरल कनेक्शंस बढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी भी उतनी ही तेज होती है, क्योंकि जो भी हम याद करते हैं ये हमारे ब्रेन में एक न्यूरल सर्किट के रूप में स्टोर होता है। तो जितने ज्यादा कनेक्शंस उतने ज्यादा सर्किट्स, और इसीलिए हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। जी धन्यवाद दीदी। आगे प्रश्न ले लेते हैं। और पद्मा दीदी का प्रश्न है, हाउ इमोशंस अफेक्ट अवर ब्रेन एंड हार्ट फंक्शन। इमोशंस का अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो जो इमोशंस इसमें डिपेंड करता है कि हमारे स्पेशली हमारे इमोशन कितने पावरफुल हैं, क्योंकि जितने पावरफुल हमारे इमोशंस होते हैं उतनी ज्यादा हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है। और जब हमारी ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो जैसा मैंने कि अपने क्लास में भी बात की थी कि हमारे उतने ही ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो ट्रैवल करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज्यादा ट्रैवल करती हैं तो हमारी ब्रेन वेव्स उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी और उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करवाते हैं सारे सेल्स को, बिकॉज हमारे बॉडी के सारे सेल्स हमेशा एक वाइब्रेटिंग स्टेट में है। तो तो इन वाइब्रेशंस के थ्रू हम अपने ग्लैंड्स को, हम लोगों ने बात की थी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को अफेक्ट करते हैं, और यही हार्मोन्स जाके हमारे बाकी सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम अपने दिमाग में वैसे ही कंपन पैदा करते हैं, और वो हमारे हाइपोथैलेमस को वैसे ही सिग्नल्स देता है, जिससे क्या होता है कि वो हमारे एड्रिनल्स को बोलेगा एड्रिनलिन निकालने के लिए, नॉर एड्रिनलिन निकालने के लिए, तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हम ज्यादा गहरी गहरी, हम जल्दी जल्दी और सांस लेने लगते हैं, प्लस हम एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते, ज्यादा इधर उधर जाने लगते हैं। ऐसे ही अलग अलग इमोशंस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी का, बट बेसिक मैकेनिज्म यही रहता है कि हमारे ब्रेन एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेस को लाता है। भैया इतना है जी। हाँ जी, तो दी धन्यवाद। अभी और किन्हीं का कोई प्रश्न है या फिर अपना हैंड रेस कर सकते हैं कुछ भी प्रश्न पूछने के लिए। तो अभी समय का हम लोग लाभ उठा सकते हैं। जी अभी तो अच्छा अच्छा दीदी, एक प्रश्न मेरा भी था कि जी जो भैया। आपने बताया कि जो इसमें थैलेमस होता है, तो थैलेमस का रोल जो है धीरे धीरे जैसे हम एज बढ़ती है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और खत्म भी हो जाता है। तो थाइमस तो जी। हाँ हाँ, थाइमस थाइमस सॉरी। तो जी जी मैं ये था कि अगर वो थाइमस बना रहे तो क्या वो रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारी बनाता रहता है, एक्स्ट्रा कुछ हमें इम्यूनिटी देता है? और दूसरा हाँ भैया देगा। जी, एक्स्ट्रा जी इम्यूनिटी। जी जी और जी जी। दूसरा जी, और दूसरा मेरा इसमें ये था कि अगर इसको कोई मेडिकल टर्म्स या कोई ऐसा कुछ है या कोई ऐसी विधि है जिसके कारण जो है हम ये इसको थाइमस को बचा सकें, मतलब इसको जो है ये मतलब खत्म ना होने पाए। भैया नहीं, आपका जो पहला प्रश्न था कि थाइमस अगर रहे तो अगर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा या नहीं, बिल्कुल बढ़ाता है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ही ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, जहाँ पे मतलब कि हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं, इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे मच्योर होते हैं, मतलब कि अपना फंक्शन लेते हैं। तो इसीलिए अगर थाइमस बना रहेगा, जितने लंबे समय तक बना रहेगा, हमारी इम्यूनिटी जरूर बढ़ाएगा। पर जहां तक बात है कि इसको लंबे समय तक बनाए रखने का अगर कोई ऐसा कुछ प्रोसेस, तो वो तो मुझे नहीं पता भैया, क्योंकि अगर मेडिकल साइंस में है भी तो मुझे आज तक कभी ऐसा, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, है ना। जी, लेकिन जी, जी जी। धन्यवाद दीदी, क्योंकि बाबूजी बताते हैं कि जब अपन अध्यात्म में इसमें आगे बढ़ते हैं धीरे-धीरे तो हमारे बॉडीली चेंजेस हो जाते हैं, होने चालू हो जाते हैं।
और बहुत सारे जी। सेल्स का रीजनरेशन चालू हो जाता है। तो व्यक्ति जो है, जो हम यौवन की बात करते हैं कि यौवन हमेशा बना रहता है, तो बहुत सारे सेल्स जो है वो फिर रीजनरेशन चालू हो जाता है, नए-नए सेल जो है उसमें डेड सेल्स की जगह बनने चालू हो जाते हैं। तो ये जो है ऑर्गन्स फिर जो है अपनी पूरी फुल पावर के साथ में अपना काम करने लगते हैं। तो वृद्धावस्था के साथ में हमारे ऑर्गन्स की शक्ति जो है ये खत्म नहीं होती, ये सतत बनी रहती है। तो ये बाबूजी काफ़ी बार हम लोगों को बताते भी हैं। तो इसमें आगे हरीश चंद्र जी, जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी, हरीश भैया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही हाँ, है। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। बाबूजी को भी प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जी। पेंक्रियाज के साथ आपने गॉल ब्लैडर का भी दिखाया था, उसका फंक्शन क्या रहता है? जी, गॉल ब्लैडर क्या करता है कि हमारा जो लिवर है, लिवर जो सेक्रेशंस देता है मेनली बाइल, वो बाइल हमेशा नहीं रिलीज करता है। एक बार जो सेक्रेट करता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ताकि क्या होता है कि जब-जब हम खाते हैं या जब-जब पाचन प्रक्रिया की शुरुआत होनी है, तो वो गॉल ब्लैडर जो है बाइल को रिलीज करता है हमारे खाने की तरफ, ताकि उसके पाचन प्रक्रिया शुरू हो सके। गॉल ब्लैडर इसका मतलब कि सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज होता है बाइल को। तो जब गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है किसी रीजन से, तो जी। फिर वो सिस्टम कैसे काम करता है? भैया इसमें ये होता है कि जब अब गॉल ब्लैडर निकल गया तो बाइल को स्टोर करने के लिए अब कोई चीज बच नहीं गई है। तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, धीरे धीरे हमारे जो बाइल हमारे आंतों में पहुंचने से पहले ही खाने में मिल जाता था, ताकि पाचन प्रक्रिया अच्छे से और लंबे समय तक हो सके पूरी तरह से। अब क्या होगा कि जब हम खाना खाएंगे तो हमारे लिवर को सिग्नल मिलता है कि बाइल प्रोड्यूस करना है। तो जब जब तक वो बाइल प्रोड्यूस करके हमारे हमको देता है, तब तक हमारा खाना ऑलरेडी हमारे आंतों में पहुंच जाता है। तो क्या होता है, इससे परेशानी ये होगी कि खाने की पाचन प्रक्रिया पूरी तरह से होती नहीं है, जिससे कि वो लोग गरिष्ठ भोजन पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें उतना समय ही नहीं मिला बाइल को कि उसके फैट को और बाकी सारी चीजों को अच्छे से पचा सके। ये परेशानी होती है, इसीलिए ऐसे केस में क्या होता है कि ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है उन्हें, थोड़ा भी कुछ भी गरिष्ठ खाते ही डकार आने लगता है, एसिडिटी हो जाती है। ये ऐसे में देखा जाता है। और जितनी बार ये लोग खाना खाते हैं, उतनी बार लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। इनके पास स्टोर करने के लिए कुछ भी ऐसा ऑर्गन नहीं रह जाता। जी, धन्यवाद दीदी। जी, नेक्स्ट जो है मिथिलेश जी का हैंड रेज़ है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ मिथिलेश जी को। जी, मिथिलेश भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछ लीजिए। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। प्रणाम बाबूजी, और अमन भैया को भी प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ दीदी कि जब हम ह्यूमन एनाटॉमिक के बारे में जब पढ़ने लगते हैं या देखने लगते हैं, तो हमको असहजता जैसा महसूस होने लगता है, ऐसा क्यों? इसके मतलब इस बारे में तो मैं क्या भैया, मेरे को ये प्रश्न समझ नहीं आया दरअसल। वो बाबूजी क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में। जी। तो भैया असहजता किस परिप्रेक्ष्य में होती है? आपको क्या लगता है जब आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं तब? जैसे लगता है कि दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा हो और घबराहट जैसा। तो ये फिर उससे मुझे लगता है कि ये उससे संबंधित नहीं है एनाटॉमी से। तो फिर आप कुछ भी जो है जोर पड़ने वाला होगा तो मुझे लगता है कि वो इस ऐसी स्टेज आ सकती है इसमें। हाँ, मैं बाबूजी को भी अनम्यूट कर रहा हूँ इसमें, तो बाबूजी। जी, बाबूजी मैं आपको अनम्यूट कर इसका रहा कारण जानना चाहते हो, आखिर ऐसा क्यों होता है? हूँ। जी, बाबूजी भी आ रहे हैं। जी, जी बाबूजी। देखिए, समय सीमा में हम दो एक बात
पहले तो डॉक्टर शिवांगी जी को बहुत बहुत आभार कि एज ए साइंटो स्पिरिचुअल डॉक्टर कम मिलते हैं, और थोड़े समय में देखिए हम लोगों को जो 98 कोर्स है इसमें जो भी एनाटॉमी पढ़ना है वो रिसर्च स्तर का नहीं पढ़ना है जैसे MBBS के लोग होते हैं, लेकिन सामान्य स्तर की जानकारी हर एक को लेना पड़ता है, क्योंकि यौगिक साइंस में एनाटॉमी का सब सिलेबस रखा जाता है यूनिवर्सिटियों में भी, और जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं उनके लिए भी एनाटॉमी पढ़ना है। यदि एनाटॉमी क्लियर ना होगा तो हमारे सारे प्रैक्टिकल साइड इफेक्ट करेंगे। हम प्राण सांस ले रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है, और तो इस तरीके से जो भोजन लिए क्या साइड इफेक्ट है, तो उतनी तो एनाटॉमी जानना है। तो इसलिए छोटे में इतना बढ़िया क्लासेज अभी तक नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम सारे के सारे ग्रुप के लोग आपको धन्यवाद देते हैं, और आपका YouTube पर डाला जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े में कर दिए जाएंगे। ठीक है, समराइज के लिए अब देखिए, अभी जो प्रश्न आया है, एक तो दो प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। एक तो हाँ, पुणे में हम कार्यक्रम दे रहे थे, तो ये जो बात है कि होल लाइफ जुआ बनने की बात, तो थाइमस जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के और जब तक से हम जुआ होते हैं उसकी भूमिका रहती है। वैसे नेचुरली जब बराबर काम करेगा तो आदमी तार की तरह लंबा हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ईश्वर की एक सिस्टम चलते रहती है कि इसको करना है, पूरा का पूरा एक सभ्यता अपने ढंग से, नेचर अपने ढंग से चलाती है इकोलॉजी के साथ में। तो युग के अनुसार वो आदमी के माइंड और बॉडी सिस्टम को चेंज करते रहते। ठीक है, अब रह गई डॉक्टर साहब से भेंट हुई कि जो बाकी सामान्य बूढ़ों को देखा जाता है कि झुर्रियां लटक गई, चमड़े ढीले हो गए हैं, सब लटक रहे हैं, लेकिन योगी लोगों का यंग क्यों बने रहते हैं? इसका मतलब है कि जो सेल का रीजनरेशन का एक रेशियो अभी भी चल रहा है। तो ये कैसे है? जो सामान्य अवस्था में है, तो डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया कि वो खास एज में जाकर इम्यून सिस्टम में चेंज हो जाता है या फैटी बन जाता है, उसके अपने फंक्शन ग्रोथ हार्मोन्स इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर साहब वो रिसर्च स्कॉलर थे और केवल हमारे साथ में यौगिक के रिलेशनशिप उसको जानने आए थे मेडिकल का, ये कैसे होता है। तो उनकी जो शोधें थी वो ये बताया कि अभी वो ग्लोबल शोध पर काम कर रहे थे, तो करीब 1.5 घंटे बातचीत चली थी। तो उनका कहना था कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो होल लाइफ बने रहते हैं, उसके जो ओरिजिन होते हैं, और वो स्टेम सेल से एक्टिवेट यदि किसी यौगिक क्रिया से कर दिया जाए या उसको मेडिकली कर दिया जाए तो फिर अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि चिर यौवन का वरदान बहुत ऋषियों ने दिया अनेकों को। इसका मतलब है कि उसमें स्पिरिचुअल भी कोई वरदान नहीं होता, ऐसे ही वो भी एक साइंस से काम करता है, पैरा साइंस है। हम नहीं जानते हैं तो आशीर्वाद साफ वरदान कह करके टाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है। तो अब उनका ये कैसा था, उनका जो शोध बता रहे हैं और हम उनके साथ कैसे किए, उनका ये कहना था जो अपने से उपाय थे कि जब हम कुंभक में रहते हैं, ब्रीद आउट में जब हम रहे, ठीक है, और ब्रीद आउट में हम जब रहते हैं या ब्रीदिंग में रहते हैं, किसी भी कुंभक से मतलब था, तो जो स्टेम सेल्स जगते हैं तो वो जगते हैं जब तक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है भीतर में, कुंभक में कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो बढ़ते जाता है, तो और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहां पर काम करता है उसका, कि हमको सर्वाइव करना ही करना है इस परिस्थितियों में। तो उस अवस्था में जब हम अंतः कुंभक भी करते हैं और प्रेशर देते हैं, दो काम किया। एक तो हमारा जो ब्लैडर है हम लोग का रेस्पिरेटरी, तो ये सारे के सारे फूल जाएंगे लंग्स का, और वो जाकर उसको पुश करेंगे, एक मालिश का काम कर रहा है। ठीक है, और साथ कुंभक भी बढ़ गया तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है, ये दोनों उसके लिए अनफेवरेबल पड़ता है। इसलिए मैं अपने को सर्वाइव करने के लिए उसके स्टेम सेल्स कुछ न कुछ स्फुरणान पैदा करता है। और इसलिए काम करना है कि योगियों लोगों ने प्राणायाम में कुंभक की महत्ता का अधिक महत्व दिया था।
उसके साइंस को लोग नहीं बता सके, लेकिन आज के उसको लोग चिकित्सक उसको खोज रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसा होता है। वो हमारे पास आए थे मुहर लगवाने के लिए, क्या सही है? तो हमने कहा कि देखिए ये भी हम नई बात सुन रहे हैं आपसे, हमको एक नॉलेज बढ़ा कि हो सकता है कैसा है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए अच्छा हमने ये जब बात देखी अपने आप पर भी लागू करके, देखिए हम धीरे धीरे रिटायरमेंट के बाद भी अब रिवर्स गियर में चलने की प्रक्रिया कैसे बन रही, जबकि धीरे धीरे प्रॉब्लम भी बनना चाहिए, शरीर पैरालाइज होना है। हम सीधे रोल मॉडल हैं सबके सामने। हमने कहा कि कोई मशीन से हमको चेक कर सकते, कोई तो सिस्टम जरूर काम कर रहा होगा। तो उसमें एक बात बनती थी कि जैसे मान लें कि 2 काम कर रहे हैं, तो कोई भी हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा हो तो गुरुजी के साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे, वांग्मय नंबर 13 में उन्होंने साफ लिखा है जो हार्मोनल सिस्टम है इसे ये उपत्यकाओं के भी श्रेणी में आता है, और सारे शरीर को कमांड हमारी उपत्यकाएं करती है, हार्मोनल सिस्टम कमांड काम करता है। और वो इतना उसका अच्छा वो हार्मोनल सिस्टम कमांड होता है। इनके आज के स्पीच में सोचिए कि हाइपोथैलेमस से सब काम करता है, पिट्यूटरी सबको कमांड कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि हम अपने हाइपोथैलेमस पर यदि हम अपना कमांड कर दें, मेडिटेशन से वहां पर कर सकते हैं थॉट के द्वारा, तो और उसके साथ यदि हम वहां के जहां जहां हार्मोनल सिस्टम है वहां पर हमारे प्लेक्सस हैं, चक्राज हैं वहां पर सीधे, तो अनाहत चक्र जो हम लोग को पूरे के पूरे कार्डियक प्लेक्सस को काम कर रहा है, सूर्य चक्र, वहां पर मेडिटेशन किया एक काम। तो मेडिटेशन से क्या होगा, उसकी विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रहे हैं वो सीधे जाकर के पेस मेकर से लेकर के और सीधे जाकर के सारे लंग्स के साथ में थाइमस को भी प्रभावित करता है। यदि हम प्राणाकर्षण के साथ में इसको हम सिस्टम को जोड़ देते हैं मेडिटेशन को, तो ये फंक्शन बहुत तेजी से काम करने लगता है। तो जिनका मेडिटेशन जितना ही गहरा होगा और जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, इस साफ है कि रेडियो एक्टिविटी से अपना काम कर सकता है। तो ये काम तो हमने उसको योगिक क्रियाओं के द्वारा देखा। और ये भी बात लगी डॉक्टर साहब की कि वो निश्चित रूप से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत काम करता है और उसको भी काम कर रहा होगा, नहीं तो कुंभक की मात्रा बढ़ाने का कोई तुक नहीं। अच्छा, आज के समय में कुंभक बढ़ाने को गुरुदेव ने मना किया है, क्योंकि उस समय पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहता था, 0 पोल्यूशन पर लोग रहा करते थे। आज हवा में अक्सर टॉक्सिन्स भर गए हैं, तो आज हम लोग अधिक लंबे समय तक नहीं ले सकते। तो आज सांडिल्योपनिषद का या योग चूड़ामणि का जो टेक्निक है प्राणायाम का, अच्छा लगने तक खींचे, अच्छा लगने तक रोकें, अच्छा लगने तक छोड़ें। तो ये बिल्कुल सरल है, अपनी सहजता के अनुसार काम करें। तो ये रह गई बात इसमें से। अच्छा, अब देखिए इनकी जो बात आई कि हम जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, ऐसा कहा जाए, ठीक है। तो इसका कारण भी ब्रेन है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सारे ब्रह्मांड है, सारे रोगों की दवा खोपड़ी में है और खोपड़ी से सब कुछ चल रहा है। तो जिन विषयों में हमारी रुचि नहीं है उन विषयों को हम यदि दिमाग पर लोड डालेंगे तो निश्चित मानिए उसको नींद आएगी, ये आएगा, वो टॉर्चर फील करेगा। तो और जो जिसको जिज्ञासा है, और हम जबकि बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन हमको जानना था जब हम पढ़ रहे थे कॉलेज में, उन दिनों बायो हमारा सब्जेक्ट रखे थे देखिए, और हमने उसी समय क्लास में मेडिकल साइंस की किताब से पढ़ते थे कि हमको बॉडी का जिस शरीर का हम मालिक हैं उस शरीर का हमको रेसा रेसा मालूम होना चाहिए, तभी हम इसका केयर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उस समय हमको कहाँ से बुक मिल जाए, कहाँ मिल जाए, उस सारे को सारे छान मारते थे। तो जिज्ञासा, नींद नहीं, जो नींद आना, झपकी आना और उबासु फील करना, अनइजी फील करना, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो माइंड का है ये सारा शरीर सर्केडियन सिस्टम से काम करता है, एक क्लॉकवाइज इसमें लगे हुए हैं। जिस सिस्टम को रुचिपूर्वक रस लेकर हम काम करते हैं उसमें शरीर और दिमाग तालमेल बिठाए रहता है। उसमें कोई घंटों बातचीत करेगा तो लगेगा कि आप तो करते ही ना, सोया जाएगा ना बाद में, थोड़ा सा करो, थोड़ा सा करें। तो हमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इसकी उपयोगिता समझनी पड़ेगी। क्यों? यहाँ भी फायदा, वो फायदा, नहीं कर रहे तो ये घाटा, वो घाटा, करने लगेंगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा। इंटरेस्ट पैदा होगा तो क्या होता है, उसमें एक कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। जब कॉन्सेंट्रेशन बनेगा
तो बिना बताए आप अपने से किताब खोलकर पूछते चले गए, देखिए हमको याद आया था, खांसी आ गया था, खांसी में इस बार खून आ गया, खांसी से खून का क्या ताल्लुक? अब पूछना पूछते चीजें चलेगा। अभी जहां पर आ गई हमारे पास भी ईयरली ले लेते तो ईयरली लिया था, और सर्वाइकल से साफ जुड़ा हुआ है सारे हाथों का। अब हम इतने परेशान हो रहे थे कि अन्नमय पास कर गए, अन्नमय प्राण में हम विज्ञान में तक पहुंच गए थे, लेकिन प्राण में कुछ छलांग लगा कर गए थे। हल्का फुल्का कैसे कर लिया, 2 4 5 बार 10 बार कर लिया, तो इतने भर से इतना सारा बिल्डिंग की बहारी नहीं की जा सकती। तब हमने लगा कि निश्चित रूप से सूर्य भेदन प्राणायाम को हमको लौटना पड़ेगा, और एक एक प्राणायाम, तो 5 साल हमने प्राणायाम पर लगाया अकेले, फिर से लौट करके पिछला क्लास में पूरा किया। तो एक एक रेशा करते जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शरीर में जो क्यूरेबल है वो ना हो, अनक्यूरेबल हो जाएगा। सचमुच कुछ उसके तार टूट गए तो अनक्यूरेबल में दिक्कत आ सकती है, पैरालाइज हो गया है, तार टूट गया है, तब दिक्कत आ सकती है। लेकिन जहां संभावना है मेडिकली या जोगिकली उसको क्यूर किया जा सकता है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम और किसी तरीके से कमांड में नहीं आता है, लेकिन प्राण को यदि जगा लिया जाए तो यह सरल और सहज होता है, कुछ गुरुदेव का वाक्य। लेकिन उसके लिए भी उसका कनेक्शन बना रहना चाहिए। ठीक है, ओके। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, और अमन जी आपको रिडायरेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। शिवांगी सिंह दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आपकी मेडिकल स्टडीज भी आप पढ़ भी रही हैं, लेकिन फिर भी समय की उपलब्धता देखते हुए हम लोग जो है फिर आगे फ्यूचर में क्लास प्लान करने की कोशिश करेंगे, ताकि और हम जो है बहुत जो है ये अच्छी जानकारी आपने दी वो हमें धीरे धीरे और भी हम इसको ग्रैप्स कर सकें और भी आपसे सीख सकें। और सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद, जिन्होंने प्रश्न पूछे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव वंदिनी माता जी को प्रणाम, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम, धन्यवाद।